हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है एविल नाइट यूट्यूब चैनल की एक और नई कहानी पे। एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आज का वीडियो काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक साथ 5 हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेंगे। बस अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार कोई डरावनी कहानियां सुन रहे हैं तो कहानियां सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं सीधे आज की कहानी की ओर। जल्दी जल्दी अपने हेडफोन्स को लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी राहुल के साथ। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ऐसे और भी कई बड़े बड़े शहर हैं हमारे इंडिया में। दिन भर करोड़ों से भी ज्यादा लोगों के भीड़ लगे रहते हैं शहर के चारों तरफ। हजारों से भी ज्यादा ऑटो, टैक्सी दिन भर घूमता रहता है शहर के रास्ते पे और गली गली में। दिन में सूरज की रोशनी और रात में इलेक्ट्रिक लाइट के चकाचौंध एक अजीब सुंदर सा रूप देता है इस शहर को। लेकिन रात जब गहरा हो जाता है, शहर के चारों तरफ जब छा जाता है एक गहरा सन्नाटा, ठीक उस वक्त इसी जमजमाट और चकाचौंध शहर के कोने कोने में घटता रहता है कई सारे अजीबोगरीब और भयानक घटनाएं, जिन घटनाओं के बारे में शायद आप कुछ भी नहीं जानते। रात में जब हम अपने घर पे सोए रहते हैं, उस वक्त कुछ ऑटो और टैक्सी ड्राइवर रास्ते के किसी भी मोड़ पर या रेलवे स्टेशन के बाहर अपना ऑटो या टैक्सी लेकर बैठे रहते हैं, हम या आप जैसे एक सवारी के इंतजार में। ऐसा ही एक ऑटो ड्राइवर रामदीन, जो दिन में काम करने के साथ साथ रात में भी काम करता था। आज की ये कहानी इसी ऑटो ड्राइवर रामदीन के साथ हुई घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए बिना टाइम बिताए बढ़ते हैं सीधे आज की कहानी की ओर। डर की एक सच्ची कहानी एविल नाइट में राहुल के साथ। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकने से आसपास की चीजें दिखाई दे रहे थे, अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। रामदीन को पता था कि इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है। फिर भी हो सकता है कुछ देर बाद आने वाले ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब
1 घंटा बाद ट्रेन आया। रामदीन ने सोचा, शायद इस बार एक ना एक सवारी जरूर आएगा। ठीक इस समय एक बार जोर से बिजली चमकाया और उस बिजली की रोशनी में एक पल के लिए रामदीन को दिखाई दिया एक 18 या 19 साल की मॉडर्न लड़की कंधे पर बैग लटकाते हुए स्टेशन से बाहर निकलकर सीधे उसके ऑटो की तरफ ही आ रही है। रामदीन के पास आकर उस लड़की ने रामदीन को कही कि उसे मूसाबनी जाना है। घाटशिला स्टेशन से मूसाबनी की दूरी करीब 20 किलोमीटर के आसपास थी। रामदीन ने उस लड़की को कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लगेगा, वरना 2-4 घंटा इंतजार कर लीजिए। सुबह होने के बाद 100 रुपये में ले जाऊंगा। ये सुनकर उस लड़की ने रामदीन को 200 रुपये दिया और कही कि अभी मेरे पास सिर्फ 200 रुपये ही है, बाकी 300 रुपये मैं तुम्हें घर पहुंचकर दे दूंगी। ये कहकर वो लड़की रामदीन के ऑटो में बैठ गई। रामदीन अपना ऑटो स्टार्ट किया। करीब 40 मिनट बाद रामदीन मूसाबनी पहुंच गए। एक बड़ा सा मकान की तरफ दिखाकर उस लड़की ने रामदीन को उस मकान के सामने ऑटो रुकवाने के लिए कही। उस मकान के गेट के सामने पहुंचकर रामदीन ने ऑटो रोक दिया। ऑटो से नीचे उतर के उस लड़की ने रामदीन को वहीं रुकने के लिए कहकर पैसे लेने घर के अंदर चली गई। लेकिन देखते देखते 10-15 मिनट गुजर गए, फिर भी वो लड़की पैसा लेकर वापस नहीं आई। इस बार रामदीन ने परेशान होकर गेट खोलकर अंदर गया और दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगे। काफी देर बाद एक बुढ़े ने नींद भरी आंखों से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर गेट के बाहर ऑटो और दरवाजे के बाहर रामदीन को खड़े रहते हुए देखकर उस बुढ़े ने रामदीन से पूछा कि बेटा, तुम इतनी रात में यहां आकर मेरे दरवाजे पर क्यों खटखटा रहे हो? इसके बाद रामदीन ने उस बुढ़े को सब कुछ खोलकर बताया। रामदीन ने कहा, अभी अभी एक मेम साहब को लेकर वो यहां आया है और वो मेम साहब उसको बाहर रुकने के लिए कहकर पैसे लेने घर के अंदर गई थी। लेकिन जब 10-15 मिनट गुजरने के बाद भी वो मेम साहब पैसा लेकर वापस नहीं आई, तब जाकर परेशान होकर रामदीन ने दरवाजा खटखटाया। सब कुछ सुनने के बाद उस बुढ़े ने बड़ा आश्चर्य से रामदीन की ओर देखा और कहा, बेटा, तुमने ठीक देखा, वो मेम साहब इसी घर के अंदर गई है। रामदीन ने कहा, हाँ चाचा, मैंने ठीक देखा, इसी घर के अंदर गई है वो मेम साहब। इसके बाद उस बुढ़े ने रामदीन को कहा, बेटा, तुम जैसा कह रहे हो वैसा कोई मेम साहब यहां नहीं रहती है। इस घर पे मैं अकेला ही रहता हूं। इस बार रामदीन की नजर घर के अंदर दीवार पर लटकता हुआ एक तस्वीर पर पड़ा और उस तस्वीर को देखकर रामदीन ने उस बुढ़े को कहा, चाचा, उस तस्वीर में जो मेम साहब है वही मेम साहब को स्टेशन से लेकर मैं यहां आया हूं।
इस बार उस बुढ़े ने और भी आश्चर्यों से रामदीन की ओर देखा और कहा, बेटा ये कैसे हो सकता है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उस तस्वीर में एक माला लगा हुआ है। रामदीन ने फिर से उस तस्वीर की ओर देखा। रामदीन ने देखा, हाँ, सच में उस तस्वीर में एक माला लगा हुआ है। पहले जल्दबाजी में रामदीन को माला नजर नहीं आया था। इस बार उस बुढ़े ने रामदीन को जो कुछ कहा वो सुनकर रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बुढ़े ने कहा, तस्वीर की वो लड़की मेरी पोती है। आज से 8 साल पहले ऐसा ही एक बरसात की रात में स्टेशन से घर आते वक्त रास्ते पे एक एक्सीडेंट से उसकी मौत हुई थी। अब तुम ही बताओ बेटा, जिसका मौत आज से 8 साल पहले हो गई है, उसे आज तुम अपने ऑटो में बैठा कर कैसे ले आ सकते हो? सब कुछ सुनने के बाद रामदीन जब वापस अपने ऑटो में जाकर बैठा, तब रामदीन ने देखा थोड़ी देर पहले वो लड़की जहां पर बैठी थी, ठीक वहां पर अब 100 का 3 नोट पड़े हैं। नोटों को उठाकर रामदीन जल्दी जल्दी अपने घर चले गए। लेकिन उस रात के बाद रामदीन और कभी रात में ऑटो नहीं चलाता था। मैं राहुल और एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे डर की एक सच्ची कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई खौफनाक घटना हुआ तो उस कहानी को हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए ऐसा ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी एविल नाइट में राहुल के साथ। विज्ञान की आंखों में भूत, प्रेत, आत्मा, इन सब की अस्तित्वों को सच साबित करना नामुमकिन है। अंधेरे रास्ते पे संभव असंभव किसी चीज को देखकर डर जाना बहुत दिन पहले मर गया है ऐसी किसी आदमी की आत्मा को प्लान चेट करके फिर से इस दुनिया में वापस लौट आना, ये सारी बातें सिर्फ बातों में बातें बढ़ाने की काम करता है। सीधी बात में कहा जाए तो आज की दुनिया में भूत प्रेत की कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी अगर आपको भूत प्रेत को मानना है तो आंख बंद करके आपको जाना होगा सीधे आज से 50 या 100 साल पहले, क्योंकि आज की तारीख में खड़े होकर अगर आप किसी को
भूत प्रेत की सच्चाई के बारे में बताएंगे तो वो आपको सिर्फ एक पागल समझेंगे। सिर्फ भूत प्रेत ही नहीं, अगर आप ईश्वर के अस्तित्व को लेकर भी कुछ कहे, शायद वो भी इस जमाने की पढ़ी लिखी लोग मानना नहीं चाहेंगे। लेकिन सच, झूठ, विज्ञान, इन सब के बाहर, हमारे सोच के बाहर आज भी ऐसी कई सवाल उठती है जिन सवालों के कोई जवाब हमें नहीं मिलता। इसका मतलब ये भी नहीं कि इन सवालों के कोई जवाब हमें कभी भी नहीं मिलेगा। हो सकता है एक दिन खुद विज्ञान ही इन सारे अजीबोगरीब सवालों के सभी जवाब ढूंढ कर लाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा, तब तक हम जैसे आम इंसान भूत, प्रेत और ईश्वर की सच्चाई लेकर एक दूसरे के साथ बातों की लड़ाई करते रहेंगे। ऐसा ही एक कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। पर यह कहानी भूत प्रेत की है या नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। अपनी आंखों की वहम या सुनने की गलती भी हो सकता है, इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे साथ जो कुछ हुआ था सिर्फ उतना ही बताऊंगा। लेकिन एक बात कह सकता हूं, बिना कोई नशा किए खुले रास्ते पर मेरे आंखों के सामने घटा था ये सारी घटनाएं। आज से 10 या 12 साल पहले की बात है। एक छोटे गांव से हर रोज काम करने के लिए मुझे शहर जाना पड़ता था। हमारे गांव से 8 किलोमीटर दूर था रेलवे स्टेशन। हर रोज सुबह 7 बजे उठकर 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर हम स्टेशन पहुंचते थे। इसके बाद स्टेशन के पास एक छोटे गैरेज में साइकिल छोड़कर हम दोनों ट्रेन पकड़ते थे। हम दोनों मतलब मैं और मेरे दोस्त कैलाश। मैं एक छोटे ऑफिस में और कैलाश स्टेशन के पास एक मोटरसाइकिल गैरेज में काम करता था। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद मैं सीधा चला आता कैलाश के मोटरसाइकिल गैरेज में। उसके बाद हम दोनों स्टेशन के पास एक चाय के दुकान में बैठकर एक कप गरम चाय और एक सिगरेट पीकर 7:28 पर फिर से ट्रेन पकड़कर वापस लौटता था। अगर हम दोनों के बीच किसी को जल्दी घर पहुंचने की जरूरत ना हो तो यही था हमारा रोज का काम। मिट्टी से बना हुआ एक कच्ची सड़क रेलवे स्टेशन से सीधे चले गए हमारे गांव की तरफ। रेलवे स्टेशन से ठीक 6 किलोमीटर बाद छोटी सी एक नदी पड़ता है। नदी सिर्फ नाम का ही नदी है। उसमें पानी इतना है कि हमारा आधा पैर भी नहीं डूबेगा। लेकिन मैंने सुना है एक समय था जब बड़े बड़े नाव चलता था उस नदी में, और अब काठ से बना हुआ एक छोटे ब्रिज के ऊपर से हम उस नदी को पार करते हैं। और उस नदी के उस पार से शुरू होता है हमारा गांव शांति नगर। उस नदी से लेकर रेलवे स्टेशन तक पूरे रास्ते पे ना तो कोई घर था और
ना ही था कोई लाइट पोस्ट। सिर्फ बड़े बड़े पेड़ और जंगलों से भरा हुआ था पूरा रास्ता। रात को अंधेरे उस रास्ते से अकेले जाते वक्त थोड़ा थोड़ा डर सबको ही लगता था। एक समय था जब ये जगह चोर डाकुओं के पसंदीदा जगह था। शाम होने के बाद कोई बेचारा आदमी अगर गलती से भी उस रास्ते से गुजरता तो वो लोग उस बेचारे को लूटकर उसे काट कर नदी में फेंक देता था। लेकिन करीब 50-60 साल के अंदर ऐसी घटना और घटते हुए नहीं देखा गया। एक दिन ऑफिस के कुछ जरूरी काम की वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। ऑफिस खत्म होने के बाद मैं जब कैलाश के मोटरसाइकिल गैरेज में पहुंचा तब 8 बज गए थे। गैरेज के एक लड़के ने बताया मेरे लिए आधा घंटा तक इंतजार करके रोज की तरह ठीक 7:27 की ट्रेन पकड़कर कैलाश चले गए हैं। बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया। सिर्फ अकेला जाना होगा इसलिए नहीं, सुबह से बारिश शुरू हुआ है और पूरे दिन में एक बार भी नहीं रुका। गहरे एक काले बादल अभी भी पूरे आसमान में छाए हुए हैं। आसमान टूटकर कभी भी आ सकता है। तूफान के साथ एक तेज बरसात। ऐसी परिस्थिति में अकेला 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर मुझे उस अंधेरे रास्ते से जाना होगा, क्योंकि शाम के बाद ऐसी बरसात के रात में उस सुनसान अंधेरे रास्ते पे मुझे एक भी व्यक्ति मिलेगा ऐसा सोचना भी बेकार है। उस काले बादल की तरफ देखकर मैं एक लंबी सांस लिया। उसके बाद ठीक 8:28 पर मैं ट्रेन पे चढ़ गया। मैं ठीक जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ट्रेन छोड़ते ही जोरदार हवा के साथ शुरू हुआ तेज बारिश। सीट पर बैठकर ट्रेन की खिड़कियों से बाहर अंधेरे आसमान की तरफ देखते देखते मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगे कि अगर ये बारिश नहीं रुका तो इतनी तेज बारिश में उस अंधेरे रास्ते से अकेला 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर मैं जाऊंगा कैसे। आधा घंटा बाद ट्रेन जब शांतिनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तब ट्रेन से नीचे उतर के मैंने देखा बारिश पूरे के पूरे रुक गए हैं। साइकिल गैरेज के मालिक अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। मुझे देखकर गैरेज के लड़के ने कहा, साहब, इतनी रात में घर जाने की क्या जरूरत है? आज रात मेरे दुकान पे ही रुक जाइए। मैंने कहा, नहीं भाई, घर वाले चिंता करेंगे। उस लड़के ने गैरेज के अंदर से मेरे साइकिल को बाहर निकाला। मैंने पूछा, भाई कैलाश
चले गए क्या? हाँ साहब, आधा घंटा पहले चला गया। कैलाश भाई जब ट्रेन से उतरा तब बहुत तेज बारिश हो रहा था, साथ बहुत जोर जोर से बिजली भी चमक रही थी। मैंने कहा था उनको रुक जाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्दी चलाकर चला जाऊंगा। जल्दी चलाकर चला जाऊंगा, मैंने भी यही सोचा। इसके बाद उस गहरे अंधेरे रास्ते पे साइकिल लेकर सीधे रवाना हो गए अपने घर की तरफ। फोन के धीर रोशनी में सिर्फ एक अंधेरे के सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर भी जितना हो सके ठीक से सामने की तरफ देखकर मैं जल्दी जल्दी सामने की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे थोड़ी देर तक चलने के बाद अचानक फोन के फ्लैश भी बंद हो गए, क्योंकि फोन के बैटरी खत्म हो गया था। इस बार मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगे। वैसे मैं इस रास्ते को बहुत अच्छे से जानता हूं। अंधेरे में भी साइकिल चलाने में मुझे कोई असुविधा नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो साइकिल लेकर सीधे 5-7 फुट नीचे जंगल के अंदर जाकर गिरूंगा। नहीं, जल्दबाजी में कभी भी खतरा हो सकता है। मैं थोड़ा धीरे धीरे चलने लगे। रुको हे धीराज, रुको। अचानक मेरे पीछे से आवाज आया। मैं साइकिल लेकर वहीं पे रुक गई। पीछे से साफ आवाज में कैलाश ने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है धीरज? पिछले 1 घंटे से इस अंधेरे में बैठकर मैं सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं थोड़ा सा चौंक गया। अंधेरे में भी दिखाई दिया 20 हाथ दूर से कैलाश जल्दी चलकर सीधे मेरी तरफ आ रहा है। मैंने कहा, अरे कैलाश, तुम तो 7:27 की ट्रेन पकड़े थे, लेकिन इतनी देर तक यहां अंधेरे पे बैठकर क्या कर रहे थे? कैलाश ने कहा, अरे भाई धीरज, पूछो मत। एक अजीब मजेदार घटना हुआ आज। ऐसी बरसात के रात में यहां अंधेरे पे क्या मजेदार घटना हुआ तुम्हारे साथ? कैलाश ने थोड़ा हंसकर कहा, अरे कहा ना, बहुत बढ़िया मजेदार घटना हुआ। घर जाकर सब कुछ बताऊंगा। अभी तुम मुझे तुम्हारे साइकिल पे ले लो। मैंने कहा, ठीक है, आओ बैठो। कैलाश मेरे करीब आते ही मैंने देखा उसके पूरे चेहरे पे मिट्टी लगा हुआ है। मैंने पूछा, अरे कैलाश, तुम गिर गए थे क्या? हाँ भाई, साइकिल लेकर सीधे पानी में गिर गया था। देखो ना, पानी और मिट्टी से मेरा पूरा कपड़ा भीग गया है। चलो चलो, जल्दी घर चलो। ये कहकर कैलाश मेरे साइकिल के पीछे बैठ गए।
कैलाश को मेरे साइकिल के कैरियर में लेकर मैं फिर से धीरे धीरे साइकिल चलाना शुरू किया। उस अंधेरे रास्ते पे एक और आदमी को साइकिल के कैरियर में लेकर साइकिल चलाना उतना आसान नहीं था। लेकिन अचानक मैंने महसूस किया किसी कारण मेरी ताकत पहले से 2 गुना बढ़ गया है। मैंने देखा कैलाश को अपने साइकिल के पीछे लेकर भी मुझे साइकिल चलाने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। कैलाश पीछे चुपचाप बैठे हैं, इसलिए मैं भी चुपचाप होकर साइकिल चलाने लगी। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगे, इस अंधेरे रास्ते पे कैलाश के साथ क्या मजेदार घटना हुआ। ऐसे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद एक समय अचानक मुझे एक तेज पानी की आवाज सुनाई दिया। मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने कहा, अरे कैलाश, इतना तेज पानी की आवाज कहां से आ रहा है? नदी में पानी बढ़ गया क्या? ठीक इस समय हुआ एक अजीब घटना। कैलाश मेरे बात का जवाब दिया, लेकिन मेरे साइकिल के पीछे से नहीं। ताज्जुब होकर मैंने देखा मेरे साइकिल से 20 हाथ दूर मेरी तरफ अपनी दोनों हाथ बढ़ाकर खड़े हैं कैलाश। हाँ, अंधेरे में भी साफ दिखाई दिया, कैलाश ही खड़े हैं। कैलाश ने चिल्लाते हुए कहा, अभी साइकिल से उतरो धीराज, अभी उतरो। बारिश और तूफान की वजह से काठ से बना हुआ ब्रिज टूट गया है। अगर और थोड़ा सा भी आगे आया तो साइकिल लेकर 30 फुट नीचे सीधे नदी में गिर जाओगे। मेरे सर घूमने लगे, बिजली चमकने लगे मेरे चेहरे पे। डर की एक तेज लहर मेरे पूरे शरीर पे खिलने लगे। कब उतरा कैलाश मेरे साइकिल से और कब गए ऐसे दौड़ के मेरे 20 हाथ सामने। साइकिल से नीचे उतरते हुए मैंने सुना कैलाश फिर से कह रहा है, वहीं रुक जाओ धीरज, वहीं रुक जाओ, वरना मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ भी होगा। अंधेरे में भी आश्चर्य होकर मैंने देखा मेरे आंखों के सामने कैलाश के शरीर धीरे धीरे हवा में वैनिश हो गए। एक गहरा अंधेरा छा गए मेरे दोनों आंखों में। धीरे धीरे मैं बेहोश हो गए। अगले दिन सुबह होश आने के बाद मैंने देखा मैं अपने साइकिल के पास रास्ते पे पड़ा हूं और टूटा हुआ ब्रिज के नीचे पत्थर पर पड़े हैं कैलाश के टूटा हुआ साइकिल।
और उस साइकिल से 4-5 हाथ दूर, उस साइकिल से 4-5 हाथ दूर पे पड़ा था कैलाश नहीं, कैलाश के डेड बॉडी। हेलो दोस्तों, मैं राहुल और इविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे आज की कहानी सोच के बाहर। ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इस तरह की कहानी सुनना अच्छा लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए ऐसे ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ। आदमखोर। मुझे लगता है शायद हम सभी लोग किसी न किसी से इस आदमखोर की कहानी सुना ही होगा। अर्थात आदमखोर एक ऐसी चीज है जो किसी कब्रिस्तान से मुर्दा इंसान की लाश उठाकर उसकी हड्डियों और मांस खाकर जीवित रहते हैं। एक बात हम सभी जानते हैं कि शहर से ज्यादा गांव में ये भूत प्रेत और चमत्कार वाली घटना ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो लोग शहर में रहते हैं उसके लिए ये भूत प्रेत आदमखोर इन सब चीजों को विश्वास ना करना ही सही है। लेकिन गांव में रहने वालों के लिए ऐसी घटना कोई नई बात नहीं। डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ। बहुत पुरानी सुनसान एक गांव। उस गांव के पास एक छोटी सी नदी थे और उस नदी के बगल में था एक कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान में कभी कभी कुछ अजीबोगरीब चीजें हो जाते थे, जैसे वहां कोई लाश दफनाने की एक दिन बाद उस लाश का और कोई निशाना नहीं मिलता था, यानी अगले दिन उस लाश की कब्र को पूरी तरह खोदे हुए हालत में देखा जाता था और उस कब्र की चारों तरफ इंसान की हड्डियां पड़े हुए दिखाई देते थे। लेकिन गांव के लोग इस बात को लेकर इतना चिंतित नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई कुत्ता लमड़ी या तो कोई जानवर लाश को उठाकर खा रहा है। इस तरह की कई घटनाओं के बाद एक दिन सुबह गांव के सभी लोग मिलकर कब्रिस्तान की रखवाली के लिए एक पहरादार की बंदोबस्त किया और पहरादार की रहने के लिए उस कब्रिस्तान के पास एक छोटा सा घर भी बना दिया। इसके बाद कई दिनों तक इस तरह की और कोई घटना नहीं हुआ। ठीक 1 महीने बाद उस कब्रिस्तान में एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसे देखकर गांव की सभी लोग काफी डर गया था। एक दिन सुबह उस गांव की
5-6 साल की एक छोटे बच्चे की तालाब में डूबकर मौत हो गई और गांव वालों ने उस बच्चे की लाश को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया। उस रात कब्रिस्तान का पहरादार अपने घर पे लेटा हुआ था। अचानक आधी रात में उसका नींद टूट गया और नींद से उठने के बाद उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दिया और वो आवाज कुछ ऐसा था जैसे कोई किसी की हड्डियों को चबा चबा कर खा रहा है। उसने सोचा शायद कोई कुत्ता या लमड़ी कब्रिस्तान में घुसा होगा, इसीलिए वो जल्दी जल्दी एक मोमबत्ती और एक छड़ी लेकर कब्रिस्तान के अंदर गया और वहां पहुंच के उसने एक ऐसी भयानक चीज देखा जिसे देखकर उन्हें अपनी आंख पर विश्वास नहीं हो रहा था। मोमबत्ती की रोशनी से उसे साफ दिखाई दिया। बहुत बड़े साइज की अजीब सी एक प्राणी सुबह दफनाए गए उस बच्चे की लाश को कब्र से उठाकर खा रहा है। उस पहरादार के मुताबिक उस भयानक जीव को दिखने में थोड़ा इंसान जैसा था। उसके ऊंचाई था 8 या 9 फीट, लेकिन उसका सर बिल्कुल इंसान की तरह नहीं था। उसका सर था एक जानवर की तरह और उसका पूरा शरीर बड़े बड़े बालों से ढका हुआ था। ये सब देखकर पहरादार बहुत डर गया और अपनी छड़ी और मोमबत्ती वहीं पे फेंक दिया और बिना कुछ देखकर सीधा गांव की तरफ एक तेज दौड़ लगाया और दौड़ते हुए गांव की एक घर के सामने जाकर बेहोश होकर गिर गया। अगले दिन सुबह होश में आने के बाद उसने देखा कि सारे गांव वाले उसके आसपास खड़े हैं। आंखें खुलने के बाद गांव की एक आदमी उसके पास जाकर उससे पूछा वो यहाँ बेहोश क्यों पड़ा है। इसके बाद उसने कल रात की सारी घटना सभी गांव वालों को खोलकर बताया और पहरादार की मुंह से ये सब बातें सुनकर गांव वालों की बोलती बंद हो गई थी। बात खत्म होने के बाद भी किसी की मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। इसके बाद गांव के कुछ लोग मिलकर उस पहरादार को उसके घर पे पहुंचा दिया। उस दिन रात उसकी शरीर पर बहुत तेज एक बुखार आया और उस रात में ही उसकी घर वाले उसे अस्पताल लेके गया, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने से कोई फायदा नहीं हुआ था क्योंकि अगले दिन सुबह अस्पताल में ही उसका मौत हो गया था। उसके बाद गांव की कोई आदमी शाम होने के बाद कभी भी उस नदी और कब्रिस्तान के आसपास नहीं जाता था और उस दिन के बाद कभी भी और किसी लाश को उस कब्रिस्तान में
दफनाया नहीं गया। मैं राहुल और ये थी आज की कहानी आदमखोर। एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे आज की कहानी आदमखोर। ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी सुनना अच्छा लगती है तो हमारे चैनल एविल नाइट को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते, फिर आएंगे आपके लिए ऐसे ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ। हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है एविल नाइट यूट्यूब चैनल की एक और नई कहानी पे। तो चलिए बिना टाइम बिताए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तुम्हारा नाम क्या है? अभिराम साव साहब। और तुम्हारा घर? साहब मेरा घर है उलयपुर गांव, उड़ीसा में। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे मेरा बड़ा भाई है, भाभी जी है, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। तो तुम्हें घर जाना नहीं होता? होता है साहब, लेकिन साल में 1-2 बार। मैंने शादी नहीं की। गांव में मेरा कुछ खेत जमीन है, मेरे बड़े भाई उसके देखभाल करते हैं। तो तुम जब घर जाओगे उस समय तुम्हारे बदले में किसी को देकर तो जाओगे ना? जरूर, लेकिन उसका जरूरत मुझे नहीं होगा साहब। अगर कभी होगा तो जरूर बदले में किसी को देकर ही जाऊंगा। बदले में किसी को देकर जाने की बात मैंने तुम्हें क्यों कहा, मैं बताता हूं। शाम को अंधेरा होने के बाद उस समय अंधेरे में अकेला रहने में मुझे डर लगता है। किस चीज की डर साहब? भूत प्रेत की डर। घर का काम और खाना बनाने के लिए मुझे जो काम वाली मिला है वो शाम को खाना बनाकर चली जाएगी। उसके बाद बाकी समय मेरे साथ किसी को रहना होगा। इतनी सी बात लेकर आप कुछ चिंता मत कीजिए साहब, वो हो जाएगा। वैसे मेरे अंदर ये सब भूत प्रेत की कोई डर नहीं है। ठीक है अभिराम। 40 साल उम्र के अभिराम साव हमेशा अपने होठों पर मुस्कान लेकर घूमने वाला एक आदमी। अर्जुन साहब को ये आदमी बहुत पसंद आए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी अर्जुन साहब। 7 दिन हुए हैं अर्जुन साहब मुंबई से ट्रांसफ़र होकर वेस्ट बंगाल और ओडिशा के बॉर्डर के पास छोटे शहर कांचनपुर में आए हैं। अर्जुन साहब अकेला आदमी है। छोटे छोटे 2 कमरे वाला
जो घर उनको मिला है उससे उनका काफी अच्छे से चल जाएगा। लेकिन असुविधा की बात यह है, उस घर के आसपास और एक भी घर नहीं है। चारों तरफ एकदम सुनसान। इसलिए अर्जुन साहब चाहता है कि काम करने वाला एक आदमी हमेशा उनके घर पे उनके साथ रहे। अर्जुन साहब के अंदर भूत, प्रेत, आत्मा, इन सबको लेकर एक गहरा डर है। कई सालों से बहुत कोशिश करने के बाद भी अर्जुन साहब इस डर से बाहर नहीं निकल पाए। अर्जुन साहब को उनके घर पे काम करने वाला आदमी अभिराम को बहुत पसंद आए, क्योंकि एक तो अभिराम काम बहुत अच्छा करता है और दूसरा, शाम को अंधेरा होने के बाद अभिराम हमेशा अर्जुन साहब के साथ रहकर उनका डर भगाता रहता है। अभिराम के एक और चीज जो अर्जुन साहब को काफी अच्छा लगता है, वो है अभिराम की कहानी की भंडार। अभिराम कहता है ये सारी कहानी बचपन में वो अपने दादाजी के मुंह से सुना है। जंगल, समुंदर, प्रकृति और उड़ीसा के नाना परी कथाएं। एक दिन अभिराम ने अर्जुन साहब को भूत प्रेत की कहानी सुनने के बारे में बताया। अभिराम ने कहा, मैं बहुत सारे भूत प्रेत की कहानी भी जानता हूँ साहब, अगर आप कहे तो बताओ। नहीं अभिराम, उस चीज को तुम छोड़ दो। ठीक है साहब, लेकिन अगर कभी आपको लगा कि आप भूत प्रेत की कहानी सुनना चाहते हैं तो बताना। उस समय मैं आपको ये सारे कहानी बताऊंगा, तब देखना कितना सुंदर सुंदर मजेदार कहानी। तुम खुद भूत प्रेत को मानते हो अभिराम? मेरा मानना और ना मानना इसमें क्या बात है साहब। अगर भूत है तो है और नहीं है तो नहीं है, बस बात खत्म। लेकिन हाँ, एक बात साहब, भूत मतलब कोई बुरा आदमी ही होगा, ये मैं नहीं मानता। अगर कोई अच्छा भला भूत हो तो उसमें खराबी क्या है? बात वहीं पे खत्म हो गई। इस घटनाओं के 3 महीने बाद एक बरसात के दिन अभिराम ने अर्जुन साहब को कहा, साहब, दादा के वहां से चिट्ठी आए हैं। गांव में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण हमारे खेती को बहुत नुकसान हुआ है। दादा अकेला संभल नहीं पा रहे हैं। मुझे 2-4 दिन के लिए छुट्टी दे सकते हैं साहब? अर्जुन साहब इस हालात में अभिराम को मना नहीं कर पाए। अर्जुन साहब ने कहा, लेकिन तुम तो जाओगे, पर तुम्हारे बदले में किसी को देकर तो जाओगे ना? जरूर, बहुत अच्छा आदमी देकर जाऊंगा साहब, लेकिन वो मेरे जैसा इतना बात नहीं कर पाएगा। वो ठीक है, लेकिन शाम को अंधेरा होने के बाद अगर वो मेरे साथ रहेगा तो चलेगा। जरूर साहब, जरूर रहेगा। जब तक आप रात को सोने को नहीं जाएंगे तब तक वो आपके साथ ही रहेगा। अभिराम चले गए। इसके ठीक 3 दिन बाद अर्जुन साहब को एक चिट्ठी मिला अभिराम की तरफ से। खबर अच्छा नहीं है और भी 3-4 दिन लगेगा वहां के परिस्थिति संभालने में।
उसके बाद अभिराम आएगा। अर्जुन साहब और कुछ सोच नहीं पाए। इस तरफ अभिराम जिस आदमी को काम करने के लिए अर्जुन साहब के पास देकर गए हैं, अर्जुन साहब को वो आदमी उतना पसंद नहीं आया। बड़ा गंभीर चेहरा उसका, चेहरे पर कभी थोड़ा सा भी मुस्कान नहीं देखा जाता। रेडियो न्यूज कोलकाता, मैं राहुल आपके साथ। ओडिशा में हुई भारी बरसात के कारण वहां पर बहुत सारे नुकसान हुआ है। वहां की सीएम ने ये घोषित की है कि सरकार की तरफ से जल्दी ही सबको सहायता मिलेगी। अगले दिन सुबह रेडियो पर न्यूज़ सुनकर अर्जुन साहब काफी घबरा गए। अभिराम के गांव और उसके आसपास के और भी बहुत सारे गांव में बहुत भारी बरसात और तूफान होने के कारण बहुत सारे लोग मारे गए हैं और भी बहुत सारे लोग अपने अपने घर छोड़कर चले गए हैं। अर्जुन साहब कुर्सी में बैठकर सोचने लगे, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। अर्जुन साहब को कुछ भी समझ में नहीं आया। चिट्ठी भेजकर भी कोई फायदा नहीं होगा। अभिराम भी चिट्ठी भेजेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। अभिराम के बदले में काम करने वाला शिवराज भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाए। रात 10 बजे तक अर्जुन साहब के साथ रहकर शिवराज अपने घर चले गए। अर्जुन साहब दरवाजा बंद करके बिस्तर पर सो गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन साहब को मालूम हुआ कि आज रात उन्हें नींद आने की कोई संभावना नहीं है। धीरे धीरे चारों तरफ रात की गहरा अंधेरा और सन्नाटा छा गए। दूर से किसी लमड़ी की पुकारने की आवाज आने लगे। हुआ और क्या, अर्जुन साहब के सर पे आसमान टूटकर गिरे हैं। भूत प्रेत की डर से अर्जुन साहब बिस्तर पर सोकर थर थर कांपने लगे। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन साहब को अभिराम की बात बहुत याद आने लगे। वो क्या है? कौन आ रहा है इतनी रात में? अर्जुन साहब का गला सूख कर काट बन गए। साहब, ये क्या? ये तो अभिराम की आवाज है। अरे अरे अभिराम, तू? धीर आवाज में पूछा अर्जुन साहब। हाँ साहब, मैं अभिराम। आपने मुझे याद किया और मैं चला आया आपके पास। अर्जुन साहब को समझ में नहीं आया कि उनको अभिराम की याद आते ही अभिराम उनके घर पे कैसे पहुंच गए। फिर भी अर्जुन साहब ने कहा, ओह अभिराम, तेरा आवाज सुनकर मेरा जान वापस आया। तू रुक, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं साहब, दरवाजा मत खोलिए। मतलब? क्योंकि दरवाजा खोलकर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? कुछ दिखाई क्यों नहीं देगा? साहब, मैं अभिराम हूँ, लेकिन असली अभिराम नहीं। मैं अभिराम की भूत। मेरे सर पे बिजली का तार गिरा था। 25,000 वोल्ट था उसमें।
मैं और जिंदा नहीं हूँ साहब, मैं मर गया हूँ। कोई जवाब नहीं आया अर्जुन साहब की तरफ से। क्या साहब, आप चुप क्यों हो गए? फिर भी कोई जवाब नहीं आया अर्जुन साहब की तरफ से। साहब, फिर से आवाज आया बाहर अंधेरे से। इस बार जवाब आया घर के अंदर अर्जुन साहब की तरफ से। तुझे कैसे देख पाऊंगा? अगर एक चीज हो तो आप मुझे देख पाएंगे। क्या? अगर आप भी भूत बन गए तो। हाँ, वही तो हुआ है। तू भूत बन गया है सुनकर ही तो मेरा आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर बाहर आ गए है। वो देख मैं सोया हूँ बिस्तर पर, मेरी आंख सीधे छत की तरफ, लेकिन उसमें जान नहीं है। तो चले आइए साहब। हाँ, अभी आया मैं। तू मुझे कहानी सुनाएगा? हाँ। भूत प्रेत की कहानी? हाँ। क्योंकि अब और डर नहीं है, बाकी जिंदगी कहानी सुनकर गुजर जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं राहुल और इविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे आज की कहानी अभिराम। ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी सुनना अच्छा लगते है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए ऐसे ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ। रात के करीब 2 बजे हैं। मेरे पास घड़ी ना रहने की वजह से मैं समय निर्धारित नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक कच्ची सड़क पर बहुत तेजी से चल रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्द से जल्द मामा जी के घर पहुँचना है। सामने रास्ते के पास एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और मुझे अपने मामा जी के घर पहुंचने के लिए उस कब्रिस्तान के सामने से गुजरना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके मुझे उस जगह से निकल जाना होगा। फ़ोन के फ्लैश जलाकर मैं जल्दी से सामने की तरफ बढ़ने लगे। दो दिन पहले हमारे गांव के 26 साल के एक लड़के को किसी ने गला काट कर मार दिए हैं और पिछले रात हमारे बगल वाली घर का लड़का नितिन को भी किसी ने गला काट कर मार दिए हैं और नितिन भी 26 साल का ही था। लेकिन एक बात किसी को समझ में नहीं आ रहा कि उन दोनों को किसने मारा और क्यों मारा। इस तरह 2 लड़के की भयानक मौत होने के बाद गांव के सभी लोग बहुत डर गए हैं और सभी ने यही कह रहा है कि ये काम किसी डायनी या किसी बुरी आत्मा की है जो अपने किसी बुरे काम में सफल होने के लिए
इस तरह एक के बाद एक 26 साल के जवान लड़कों को हत्या कर रहा है। इसलिए हमारे गांव के सभी 26 साल के लड़के गांव छोड़कर भाग गए हैं। मैंने पिताजी को रात को घर आने से मना कर दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। 26 साल के लड़के होते हुए भी जिस दिन मैं कोई डरावनी कहानी या कोई डरावनी मूवी देखता हूँ, उस दिन रात में कोई मुझे मार कर भी घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। और आज मैं इस कब्रिस्तान के सामने से अकेला जा रहा हूं, वो भी इतनी रात में। एक प्रकार मैं अपनी जान अपने हाथों में लेकर चल रहा हूं। मैंने महसूस किया धीरे धीरे मेरे दिल की धड़कन बढ़ता जा रहा है। नितिन और उस लड़के को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया है। ये सोचकर मेरे शरीर के सभी बाल सीधे हो गए। मैं काफी तेजी से चलकर इस जगह को पार करने की कोशिश कर रहा हूं। इस समय मेरे लिए कब्रिस्तान के तरफ देखना एकदम असंभव है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कब्रिस्तान की तरफ देखूंगा तो मुझे नितिन और उस लड़के का सर काटा हुआ लाश दिखाई देगा। जब से मैं कब्रिस्तान को पार किया है, तब से एक सफेद बिल्ली मेरा पीछा कर रहा है। थोड़ी देर बाद म्यू म्यू कर रहा है। मैंने ईश्वर का नाम लेते हुए जोर जोर से चलने लगे और पीछे पीछे वो सफेद बिल्ली भी एक ही गति से आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरे साथ जुड़ गया एक नया डर। मोबाइल के चार्ज धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मैंने देखा मोबाइल में और 11% चार्ज बचे हैं, कभी भी बंद हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो सफेद बिल्ली कहीं चले गए हैं, लेकिन इतनी कम समय में वो बिल्ली कहाँ गायब हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अचानक मेरे दिमाग में कुछ अजीबोगरीब सवाल आने लगे। क्या आज की ये रात कभी खत्म होगा? मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्यों जा रहा हूँ? क्या इस रास्ते की कोई अंत है? क्या मेरा चलने का कोई अंत है? अचानक मुझे किसी के चलने का आवाज सुनाई दिया, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। लेकिन मैं पीछे घूमते ही नहीं, कोई नहीं है। फिर से सामने मुड़कर चलना शुरू करते ही फिर से पीछे से आवाज आया। लगता है आज मैं और मामा जी के घर नहीं पहुंच पाऊंगा। इस रास्ते में ही मुझे एक लाश बनकर पड़ा रहना होगा। ऐसा सोचकर सामने की तरफ देखकर मैं सामने की तरफ बढ़ने लगे। इतना सब कुछ होते हुए भी जो थोड़ी सी हिम्मत अपने अंदर लेकर मैं आगे बढ़ रहा था, अचानक एक चीज देखकर वो भी एक झटके से हवा में गायब हो गई। मैंने देखा मेरे सामने 30 की 40 फुट दूर से एक आदमी सफेद कपड़ा पहनकर आगे आगे जा रहे हैं। गहरा अंधेरा होते हुए भी उसका वो सफेद कपड़ा साफ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके चेहरे से एक अजीब सी
रोशनी निकल रहे हैं। लेकिन ये आदमी आया कहां से? अभी तो मेरे सामने कोई नहीं था। भयानक सुनसान रास्ता, अनजान हत्याकारी, पीछे से किसी के चलने का आवाज और सामने एक अनजान आदमी। डर के मारे मेरे गला सूखकर काठ बन गया। मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं, उस रास्ते के दोनों तरफ जितनी दूर तक नजर जाता है, बस जंगल ही जंगल नजर आता है। और इस जंगल के उस पार कोई घर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अचानक सामने की सफेद कपड़ा पहना हुआ आदमी रुक गया और धीरे धीरे पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। कितना भयानक चेहरा है उसका। आंख नहीं, जैसे दो जलता हुआ आंख का गोला है उसका। और मैंने देखा चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट लेकर वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है। मैं रास्ते से नीचे उतर गया और जंगल के अंदर भागने लगा। मुझे कुछ पता नहीं वो भयानक चीज मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि अगर मुझे अपना जान बचाना है तो मुझे इस जंगल के उस पार पहुंचना होगा। लेकिन ये जंगल कितना लंबा है, मुझे कब तक दौड़ना होगा और इस जंगल के उस पार कोई घर है कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे रोकना नहीं चाहिए। एक पंप कॉल से मैं पानी पी रहा हूं। सामने दो घर नजर आ रहा है। मेरा डर थोड़ा कम हुआ। घर है तो इंसान भी होगा। पानी पीते पीते अचानक मुझे दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दिया। मैंने दरवाजे की तरफ आंख उठाया। एक बुढ़ा आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आए हैं। बुढ़े की तरफ से आवाज आया, कौन है? कौन है? मैंने कहा, जी चाचा, मैं बगल वाली गांव में रहता हूँ। इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बुढ़े को ज्यादा कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, सामने की गांव में मेरे मामा जी के घर है, मैं वही जा रहा था, रास्ता भूलकर यहाँ चले आए। इसके बाद मैंने बुढ़े को कहा, चारों तरफ गहरा अंधेरा है, कहाँ रास्ता कहाँ जंगल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चाचा, क्या मैं सुबह तक यहाँ रह सकता हूँ? सुबह होते ही चला जाऊंगा। बुढ़े ने दूसरे घर की तरफ देखकर कहा, तुम उस घर में रह सकते हो, सुबह होने के बाद चले जाना। मैंने कहा, ठीक है चाचा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोन में और 4% चार्ज बचे हैं। घर के अंदर जाकर मैं पूरा चौंक गया। मैंने देखा घर के अंदर कुछ भी नहीं है, बस घर के एक कोने में किसी ने बहुत सारे सूखे पत्तों की टीला बना के रखे हैं। मैं सीधा जाकर उस पत्ते की टीले पर बैठ गया। मैं और कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। पता नहीं आज रात मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। पता नहीं कल सुबह तक मुझे और क्या क्या देखना होगा। अचानक मैंने सुना घर के बाहर किसी ने बहुत धीरे धीरे गाना गा रहे हैं। बहुत सुंदर और मीठी आवाज। सुनते सुनते मैं एकदम मदहोश हो गया। अचानक मुझे ऐसा लगा उसकी आवाज और सुर में ऐसा कुछ है जिसके जरिए वो दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं।
मैं और खुद को रोक नहीं पाया। दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर जिस तरफ से आवाज आ रहा था, धीरे धीरे मैंने उस तरफ देखा। बहुत सुंदर और खूबसूरत परी जैसी एक लड़की एक पेड़ के नीचे बैठकर मीठी सुर में धीरे धीरे गाना गा रही है। इतनी सुंदर लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या वो लड़की उस बुढ़े की है? हाँ, उस बुढ़े का ही लड़की होगा। मैंने देखा उस लड़की ने थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर इस दरवाजे की तरफ देख रही है और एक मीठी सी मुस्कुराहट दे रही है। क्या उस लड़की को पता है कि मैं इस घर के अंदर हूं? शायद वो जानती है कि मैं इस घर के अंदर हूं, लेकिन इतनी रात में वो लड़की अकेले घर के बाहर बैठकर गाना क्यों गा रही है? मैंने महसूस किया उस अनजान लड़की को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी चाहत पैदा होने लगे हैं। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखते ही मैंने देखा वो लड़की वहां से उठकर पेड़ के पीछे चले गई। साथ साथ उसका वो गाना भी बंद हो गया। मैंने जल्दी से उस पेड़ के पास गया जहां बैठकर वो गाना गा रही थी। मैंने उस पेड़ के पीछे आसपास चारों तरफ अच्छी तरह से देखा, लेकिन नहीं, वो लड़की मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आया। थोड़ी देर तक बाहर खड़े होकर मैंने सोचा शायद दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर वो डर गई थी, इसीलिए हो सकता है वो जल्दी से उठकर घर के अंदर चले गए हैं। लेकिन अगर उसे कुछ पता ही नहीं था तो वो बार बार पीछे मुड़कर मेरे घर के दरवाजे की तरफ देखकर हंस क्यों रही थी? मैं और कुछ सोच नहीं पाया। घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया और फिर से उस सूखे पत्ते की टीले पर बैठ गया। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे इस पत्ते की टीले के नीचे कुछ हिल रहा है। मैंने झट से वहां से उठकर खड़े हो गए और कुछ समय तक उस टीले पर हाथ रखकर खड़ा रहा। नहीं, कुछ नहीं है। अपनी मन की गलती समझकर फिर से उस टीले पर बैठते ही मैंने महसूस किया किसी ने उस टीले के नीचे से मुझे एक जोर सा धक्का दिया और मैं उस टीले से नीचे गिर गया। मेरे दिल की धड़कन एक तेज घोड़े की तरह दौड़ने लगे। अनजान एक डर को साथ लेकर मैं धीरे धीरे उस पत्ते को वहां से हटाने लगा। मेरे मोबाइल में और 2% चार्ज बचे हैं और उस मोबाइल के लाइट से उस पत्ते के नीचे मैंने जो देखा उसे देखने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। उस पत्ते के टीले के नीचे मैंने देखा एक इंसान का कटा हुआ सर। मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गया। आंख खोलकर मैंने देखा माँ और पिताजी मेरे पास बैठे हैं। भयानक एक सपना देखकर मैं इतनी जोर से चिल्लाया था कि माँ और पिताजी भी मेरे कमरे में चले आए हैं। बाप रे, कितना भयानक सपना था। बहुत भयानक, बहुत ही भयानक।
सुबह 10 बज गए हैं। मैं नींद से उठकर थोड़ा फेसबुक देख रहा हूँ। अचानक मैंने घर के बाहर चाचा को बहुत धीरे धीरे पिताजी को कहते हुए सुना, आपने सुना है कल रात हमारे गांव के 2 लड़के को किसी ने गला काट कर मार दिए हैं। पुलिस उनके घर वालों को बहुत पूछताछ किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं पता चला है, बल्कि ये भी नहीं कि हत्याकारी ने उनको किस लिए मारा है और क्यों मारा है। मुझे लगा मेरे सर के अंदर कोई हथौड़ा पीट रहा है, लेकिन एक बात याद आते ही सर के अंदर हथौड़ा पीटना धीरे धीरे बंद हो गई। क्या आज रात परी जैसी उस खूबसूरत लड़की को मैं सच में देख पाऊंगा? मैं राहुल और ये थी आज की कहानी भयानक सपना। एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे आज की कहानी भयानक सपना। ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी सुनना अच्छा लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते, फिर आएंगे आपके लिए ऐसे ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी एविल नाइट में राहुल के साथ।